एमएफ नेम, एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड हो गया। तो यहाँ पे जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है या इन्वेस्टमेंट किया है उसका नाम यहाँ पे डालना है, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने स्टेट बैंक का लिख दिया है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैंने डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी कि इतनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी। प्राइस हमने डाल दिया, मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर था, उस पर ब्रोकरेज हमने कितना पेमेंट किया, तो मान लीजिए 20 रुपये किया। यहाँ पे तो दोस्तों, इनकम टैक्स कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे लिखना है नित्यास टैक्स कैलकुलेटर और एंटर प्रेस करना है। अब जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी ये वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। अब इस एक्सेल को हम अपने डाउनलोड में जाते हैं और डाउनलोड में जाके चेक करते हैं कि ये डाउनलोड हो गया है कि नहीं। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है। इसको हम कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेंगे। हमने डेस्कटॉप पे रख लिया अपने, इसको ओपन करते हैं। एडिटिंग को इनेबल कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद ये हमारे पास ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। इस कैलकुलेटर में अलग अलग सीटें दे रखी हैं। सबसे पहले सीट है इंस्ट्रक्शन की। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में यहाँ पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अभी मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद अगली सीट है आईटी की। इसमें आपको अपनी इनकम से रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो इसमें आपको फिल करनी है मंथ वाइज। आप यहाँ देख रहे होंगे ऊपर मंथ, फाइनेंशियल ईयर वाइज मंथ दिया हुआ है यहाँ पे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है मार्च में। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज मंथ दिया हुआ है। ये पूरी सीट अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद अगली सीट है परक्विजिट की। आपको परक्विजिट की डिटेल इसमें भरनी है। एनएससी की डिटेल आपको इसमें भरनी है। आपका कोई टीडीएस कहीं से करता है तो आपकी उसकी डिटेल इसमें भरनी है। आप कैपिटल गेन कोई पाते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। कैपिटल गेन आपको हो रहा है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड हो गया आपका, आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, उससे सेल से जो आपको पैसा मिलता है उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। कोई नोट्स वगैरह आपको लिखने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सीट से। हमारी पहली सीट इंस्ट्रक्शन की है। यहाँ पे नेम लिखने को आ रहा है तो मैं नेम लिख देता हूँ अपना, DILEE कुमार पांडे। मेरा डेट ऑफ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। एंटर कर दिया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, टैक्स रूल एंड अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपना टैक्स कैलकुलेट पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स के कई सारे रूल्स, जो ज़रूरी रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल होते हैं, तो यहाँ पे ये रूल्स दिए हुए हैं। तो आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के पहले आप ये रूल्स पढ़ लीजिएगा ताकि आपको भरने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहला रूल दिया हुआ है एचआरए। एचआरए का एग्जाम्पशन कितना मिलता है, एचआरए की छूट कैसे मिलती है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एचआरए का यहाँ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ आपको। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो मैंने एक एक्सेल शीट ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है 40% और 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेसिक, हमारी मान लीजिए कि साल भर की है 1 लाख रुपये। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको साल भर का ही करना है। डीए हमारा है 50,000 रुपये। इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम। टोटल हमने कर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम केवल इतने का कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं। 40% और 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो हम इस सीट पे आएंगे, यहाँ पे हम इसका 40% कर लेंगे।
40%। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, HRA। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया HRA। इसको एक्चुअली कह सकते हैं HRA रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। तो सपोज करिए आपको HRA मिलता है कंपनी से साल भर में 40,000 रुपये। आपको 40,000 रुपये HRA मिलता है। इसमें अगला पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। आपका मान लीजिए कि रेंट पेड आप करते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये, और यहाँ पे बेसिक प्लस DA जो है उसका 10% लेना है आपको। तो बेसिक प्लस DA यहाँ पे आपने निकाल रखा था 1.5 लाख रुपये, इसका यहाँ पे 10% हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 15,000 आ गया। यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, 50,000 माइनस 15,000, ये आ गया 35,000। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू निकल के आ गई है। यही 3 वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, जो हमारा ये इंस्ट्रक्शन है। तो हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है। अब इन 3 वैल्यू में से जो सबसे मिनिमम होगा उसी का आपको HRA का एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन तीनों वैल्यू में से जो मिनिमम होगा उसी का HRA एग्जम्पशन मिलेगा। तो इन तीनों वैल्यू में से हमारा सबसे कम जो है वो 35,000 है। तो हमको HRA का एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 35,000। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। दूसरा इंस्ट्रक्शन है LTA, लीव ट्रेवल एकोमोडेशन, इसको बोलते हैं। इज एग्जाम टू द ट्यून ऑफ इकोनॉमी क्लास फेयर फॉर द फैमिली टू एनी डेस्टिनेशन इन इंडिया बाय द शॉर्टेस्ट रूट। आप किसी भी शॉर्टेस्ट रूट से एयर फ्लाई करते हैं तो उसका एग्जाम्पशन मिलता है। कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, LTA कैन बी क्लेम ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर। आप 4 कैलेंडर ईयर में केवल 2 बार ही इसका क्लेम या डिडक्शन ले सकते हैं। करंट ब्लॉक कब से कब तक चल रहा है, जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो 2022 से 2025 तक का चल रहा है। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है यूनिफॉर्म अलाउंस इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बिल प्रोड्यूस फॉर परचेज ऑफ यूनिफॉर्म। आप यूनिफॉर्म परचेज करने के लिए जितने का बिल प्रोड्यूस करेंगे वो पूरा आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ग्रेजुटी का कैलकुलेशन मैक्सिमम 20 लाख रुपए है। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आप 5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेंट अप टू 100 पर चाइल्ड पर मंथ प्लस 300 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर हॉस्टल एक्सपेंसेस मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको मैक्सिमम 2 बच्चों का डिडक्शन मिलेगा, जिसमें से 100 रुपये पर महीने पर चाइल्ड का डिडक्शन आपको एजुकेशन का मिलेगा, और हॉस्टल में अगर बच्चा रहता है तो 300 पर चाइल्ड पर मंथ मिलेगा डिडक्शन इसका। उसके बाद अगला इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें है क्या, कि अगर आप कोई हाउस लोन लेते हैं तो हाउस लोन में कितना डिडक्शन आपको मिलता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि इसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा है, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में लिखा है, उसका डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट इज लिमिटेड टू 75,000 पर ईयर इफ द डिसेबिलिटी इज लेस देन 80%। ये इस तरह से पूरा रूल लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप नीचे तक देखेंगे टोटल 21 रूल्स लिखे हैं, जो किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जो अपना ITR फाइल करते समय इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। हम जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे सीट पे। यहाँ पे हम आ गए दूसरी सीट, जो हमारी मेन सीट है। सारा कैलकुलेशन हमारा इसी सीट पे होना है, तो हम एक एक करके इसको फिल करते हैं। तो हमारे पास ये मंथ है, और यहाँ पे सबसे पहला कॉलम जो है वो बेसिक का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई का मतलब यस। तो बेसिक सैलरी आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय होंगे तो आपको बेसिक सैलरी जरूर मिलती होगी। आपके सैलरी का जो बाइफर्केशन होता है उसमें सैलरी में बेसिक सैलरी सबसे पहले होता है, जो कि आपको मिलता ही होगा। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको मंथ वाइज लिखना है। तो अभी के लिए हम
इसको समझने के लिए फॉर्मेट को हम यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी अपनी 10,000 रुपये पर मंथ मान लेते हैं। तो यहाँ पे 10,000 लिखा हमने और इसी को हर महीने में कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे टोटल आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे टोटल आ रहा है, यहाँ पे भी टोटल जा रहा है, ये ग्रॉस टोटल हो गया। ठीक इसी तरीके से आपको डीए मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे यस और नो। अगर आपको नहीं मिलता तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको मिलता है तो यस सेलेक्ट कर लीजिए। यस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए अपना डीए का अमाउंट। तो मैं यहाँ पे अभी 2,000 लिख लेता हूँ और इसी 2,000 को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद आपको अगला जो आपका सैलरी बाइफरकेशन है वो कन्वेंस है। कन्वेंस आपको मिलता है तो यस लिखिए, नहीं मिलता है तो नो करना है। तो मैं यस कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे 500 रुपये हर महीने में डाल देता हूँ। एचआरए आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो यस करिए, नहीं तो नो। मैं यस कर लेता हूँ। एचआरए हमको 600 रुपये पर महीने मिलता है, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ और इसको हर महीने कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे चिल्ड्रेन एजुकेशन है, चिल्ड्रेन एजुकेशन आपको मिलता है तो यस कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ। यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ में डाल देता हूँ। मेडिकल अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है तो यस करिए, नहीं तो नो। मैं अभी नो रहने देता हूँ। एलटीए मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ पे करना है आपको। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता है, कार अलाउंस मिलता है कि नहीं। ये ऊपर वाले अलाउंस के अलावा अगर कोई और अलाउंस आपको मिलता है तो वो अलाउंस आप इसमें डाल सकते हैं। मिसलेनियस जो भी आपको अनाउंस मिलता है उसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब ये डालने के बाद जो आपका सैलरी बाइफरकेशन है वो आप यहाँ पे ऊपर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे टोटल आ गया आपका। टोटल आपकी यहाँ पे ये 1,59,600 रुपये आ रहा है टोटल सैलरी। बट मुझे ये सैलरी थोड़ी सी बढ़ानी होगी क्योंकि इस पर टैक्स बनेगा नहीं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो मैं अपना यहाँ पे बेसिक बढ़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे मेरा टैक्स बनना स्टार्ट हो जाए। ये बेसिक को मैं कर देता हूँ 2 लाख रुपये। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको 2 लाख कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा सैलरी जो हो जाएगी वो 24,39,600, ये ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका कुछ कटता है तो यहाँ पे आपको डालना है। आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिडक्ट किया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होता है। तो प्रोफेशनल टैक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। बट यहाँ पे आपका पीएफ कैलकुलेट करके होके आ गया है। ये पीएफ एक्चुअली यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे पीएफ परसेंटेज लिखा हुआ है। ये पीएफ परसेंटेज 12% आपका सैलरी पे कट रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे 12% लगा हुआ है। अगर इस परसेंटेज को आप बढ़ाएंगे, जैसे सपोज करिए इसको 13% कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ गई। देखिए यहाँ पर मई के महीने में 24,396 है, बट अप्रैल के महीने में 26,000 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 13% कर दिया है। इसको 15% करेंगे तो फिर से ऊपर वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी देखिए 30,000 हो गया, जबकि ये 24,000 है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं 12% ही रहने देता हूँ। 12% मैंने छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद अगली फिगर है बीपीएफ। बीपीएफ होता है, एक तो आपका पीएफ हो गया प्रोविडेंट फंड, जो कि 12% यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसी को हम डिडक्ट कर रहा है। बीपीएफ होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका ये पीएफ तो नॉर्मली कट ही रहा है, बट आप चाहते हैं कि आपका पीएफ कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और उसके बाद हमारा पीएफ का पैसा और जमा होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको अपने एचआर से बात करनी पड़ेगी, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आपका वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपका वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड आपने 5% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे 5% आप लिखेंगे। यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आईटी का पार्ट है। यहाँ पे अगर कोई इनकम टैक्स आपका कट रहा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कोई रेंट पे कर रहे हैं तो ये रेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डिडक्शन का पार्ट, ये डिडक्शन वाला सेक्शन, ये पूरा सेक्शन जो है ये डिडक्शन का सेक्शन है। तो आपको जो भी डिडक्शन लेना है आप इसी सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके ऊपर आपने जो भी फिल किया था वो अर्निंग का सेक्शन था, ये आप देख रहे होंगे, ये अर्निंग का सेक्शन है। ये पूरा सेक्शन अर्निंग का सेक्शन है। उसके ठीक नीचे वाला जो सेक्शन था वो डिडक्शन का सेक्शन है। ये पूरा सेक्शन डिडक्शन का है। यहाँ पे आईटी डाल सकते हैं, इनकम टैक्स आपको कुछ कट रहा है तो वो डाल सकते हैं, कोई रेंट कट रहा है
तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप डाल देता हूँ 15,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पे डाल दिया। कोई अदर डिडक्शन अगर मेरा है जो कि मुझे डालना चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेट सैलरी आ गई है। नेट सैलरी कैसे आई कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे हमारी जो ग्रॉस सैलरी आई थी वो 24,39,000 थी। ये मंथ वाइज टोटल यहाँ पे है, इसका टोटल यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमने ये पूरा डिडक्शन डाला, जो डिडक्शन वाला सेक्शन था। उसके बाद इन फिगर में से ये फिगर हमारी माइनस हो गई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल डिडक्शन, ये टोटल डिडक्शन का सेक्शन था और ये ग्रॉस सैलरी का सेक्शन था। इस ग्रॉस सैलरी में से ये टोटल डिडक्शन माइनस होने के बाद ये हमारी नेट सैलरी आ गई। ये हमारी नेट सैलरी हो गई पूरी, और ये उसका टोटल हो गया। उसके बाद अगला पीएफ का है सेक्शन। पीएफ में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि लोन या विड्रॉल कुछ आपने किया है ड्यूरिंग द ईयर, ओवरड्राफ्ट कुछ किया है, इंटरेस्ट कितना मिला है, और ये टोटल आ गया आपका। तो यहाँ पे पीएफ का पूरा सेक्शन आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको समझा दिया था बीपीएफ। यहाँ पे पीएफ परसेंटेज है। यहाँ पे बीच में आ रहा है 3-4 चीज़ें, इसको भी समझ लीजिए। कंपनी कार यूज़, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी का कार आप यूज़ करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो यहाँ पे एस, और नहीं करते हैं तो नो। तो यहाँ पे आप इसको कर दीजिएगा, मैं अभी के लिए नो रहने देता हूँ। कंपनी कंपनी कार ड्राइवर, आपके पास जो ड्राइवर है वो कंपनी का है कि नहीं, यहाँ पे अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो। आप इंडिया में काम करते हैं कि इंडिया के बाहर, तो यहाँ पे करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर देते हैं। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ सब में, क्योंकि मैं इंडिया में ही काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब ये मेरा सेक्शन पूरा फिल हो गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आपका यहाँ पे ये कैलकुलेट हो गया सारा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रॉस सैलरी आपकी 24,39,000 रुपये, 24,39,600 रुपये आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इस सेक्शन में आपको कोई चीज़ फिल नहीं करनी है। ये पूरा सेक्शन आपको, ये जो भी सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन से लिंक है। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपको यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन आपको शो होगा। तो यहाँ पे ऊपर से ग्रॉस सैलरी आ गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होने के बाद यहाँ पे ये आपकी ग्रॉस सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई है। उसके बाद यहाँ और थोड़ा नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल, अब यहाँ पे लिखा हो इनकम टैक्सेबल, नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 23,89,600 रुपये। उसके बाद यहाँ पे इसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, टैक्स ऑन इनकम 4,16,880 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये वाला सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका मंथली टैक्स बता रहा है आपको कि आपका मंथली टैक्स कितना कटना चाहिए, कितना आपको देना पड़ेगा मंथली। तो यहाँ पे ओल्ड स्कीम में पर मंथ आपका जो इनकम टैक्स बनेगा वो 41,980 रुपये बनेगा। और न्यू स्कीम, जो इनकम टैक्स का न्यू स्कीम है, उसमें आपका जो टैक्स बनेगा वो 36,130 रुपये बनेगा। तो जो कंपनी वर्किंग करती है, जो आपका कंपनी टीडीएस काटती है, वो इसी फॉर्मूले के बेस पे काटती है। यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड 17। यहाँ पे चारिक एग्जेम्पशन, ट्रांसपोर्ट एग्जेम्पशन, अदर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि अभी आपने ऊपर देखा था। यहाँ पे आप कितना आपको छूट लेनी है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10,000 रुपये। अब यहाँ पे मैंने 10,000 तो डाल दिया, बट वो लिमिटेड कहाँ तक है, 2400 तक। 2400 तक कैसे आएगा, जैसा कि अभी हमने इंस्ट्रक्शन में देखा था कि 100 रुपये पर मंथ पर चिल्ड्रन था। तो एक बच्चे का 1 साल भर का हो गया 1200, और 2 बच्चे का हो गया 12×2 2400। इसीलिए यहाँ पे 2400 ये लिमिटेड है। 2400 रुपये से ज़्यादा आप छूट नहीं ले सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से एलटीए का इंस्ट्रक्शन आपने देखा था, एलटीए का आप यहाँ डाल सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यूनिफॉर्म मान लीजिए मैंने 3,000 डाल दिया, तो 3,000 का हमको बिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
अदर इनकम अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदर इनकम सपोज करिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, बैंक डिपॉजिट है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डालनी है। जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 80C में आपको डिडक्शन लेना है, नेशनल पेंशन स्कीम में कितना आप जमा करते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, पीपीएफ स्कीम में कितना डालते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए, एनएससी आपने ले रखी है तो उसका 80C में डिडक्शन मिलता है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पे देखिए 4,14,732 रुपये दिख रहा है, बट उसका क्योंकि 80C में आता है तो 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट तक का डिडक्शन ले सकते हैं, तो 4,14,000 में से इसने 1.5 लाख रुपये लिमिटेड कर दिया और 80C में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा 80C में ही हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आप करते हैं उसका भी यहाँ पे छूट मिलती है। इंश्योरेंस प्रीमियम आप यहाँ पे कोई पे कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। नेशनल पेंशन स्कीम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आप उसका यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। सुपर एनुएशन फंड आप यहाँ पे अमाउंट डाल के अगर कोई आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप इधर आएंगे तो यहाँ पे डोनेशन का सेक्शन है। आप 80G में आप गवर्नमेंट स्कीम होती है, उस स्कीम के तहत आप कोई भी डोनेशन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप कोई भी डोनेशन देते हैं तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे अमाउंट डाल के उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो ये फिल करने के बाद आपको दूसरी सीट पे आना है। दूसरी सीट पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना परक्विजिट वैल्यू फॉर का लोन्स टेकन फ्रॉम कंपनी। आप अपनी कंपनी से कोई लोन लिए हैं तो उसका यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, जैसे आपने हाउसिंग लोन कोई ले लिया कंपनी से, व्हीकल लोन ले लिया है, पीसी लोन ले लिया है, सॉफ्ट लोन ले लिया है, सैलरी लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, फ़ोन लोन, मैरिज लोन, अदर लोन, तो ये लोन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कितने इंस्टॉलमेंट में आपको देना है ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप। आपको अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तभी आपको इसको भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। तो अभी मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सेकेंड लोन डिटेल, इफ लोन ऑफ सेम टाइप इज टेकन अगेन ड्यूरिंग द ईयर, अगर आप एक ही साल में सेम लोन दोबारा लेते हैं तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा ऊपर की तरफ ये अलग अलग तरीके के लोन दे रखे हैं जो आपने कंपनी से लिए हैं, तो एक ही साल में अगर आप दोबारा भी लोन लेते हैं तो दोबारा वाली डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो ये सीट अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तभी आपको भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। तो परक्विजिट वाला सेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं एनएससी पे। एनएससी वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे एनएससी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो आपको बैंक से सर्टिफिकेट मिलता है, आपको उसको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, किस डेट में आपने परचेज किया वो उसकी डेट डालनी है, कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो अमाउंट डालना है। तो हम कोई भी अभी यहाँ आपको समझाने के लिए हम कोई भी एक नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ परचेज डाल दिया हमने, कोई भी डेट रैंडमली मैं डाल दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे अमाउंट मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट इंटरेस्ट ये हो गया 43,560 रुपये। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि 6 लाख रुपए पे आपका इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ होगा। तो इस तरह से ये पूरा आपको जितनी भी एजेंसी आपने करवाई हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं आप, अगर आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो। नहीं है तो इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगली सीट पे चलते हैं। ये सीट है टीडीएस की सीट। टीडीएस भी किस पे? टीडीएस ऑन डिविडेंड एंड अदर इनकम। कोई आपकी सैलरी के अलावा कोई अदर इनकम है या डिविडेंड आपको किसी कंपनी से मिल रहा है तो वो इनकम आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है, यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ है आपको, और उसका टीडीएस अमाउंट कितना है, ये तीनों फिगर आपको यहाँ पे डालनी होंगी। अगर आपका कोई टीडीएस नहीं कट रहा है तो ये सीट आपको ब्लैंक छोड़ देनी है, भरने की कोई ज़रूरत नहीं इसको। तो अगला सेक्शन है कैपिटल गेन का सेक्शन। कैपिटल गेन जो आपको इक्विटी शेयर खरीदने से और उसके बेचने से जो लाभ और हानि होती है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे स्क्रिप ऑब्लिक एमएफ नेम, एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड हो गया। तो यहाँ पे जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है या इन्वेस्टमेंट किया है उसका नाम यहाँ पे डालना है, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने स्टेट बैंक का लिख दिया है यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी,
कि इतनी क्वांटिटी हमने खरीदी थी, प्राइस हमने डाल दिया, मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर था, उस पर ब्रोकरेज हमने कितना पेमेंट किया, तो मान लीजिए 20 रुपये किया। यहाँ पे डेट डाल देनी है कि जिस डेट पे आपने ये शेयर खरीदा था। यहाँ पे सेलिंग का डेटा पूछ रहा है, तो सेलिंग के लिए मैंने अपना प्राइस मान लीजिए कि दे दिया 150 रुपये। हमने 100 रुपये में खरीदा था और 150 में बेचा। 150 में बेचने के बाद हमने ब्रोकरेज उस पर दिया मान लीजिए 10 रुपये, एक शेयर को बेचने में 10 रुपये का ब्रोकरेज दिया हमने। उसके बाद उसकी डेट डाल दी, तो यहाँ पे ये कैपिटल गेन आ गया। अब यहाँ पे ये सेलिंग की डेट और ये परचेज की डेट, ये दोनों डेट डालेंगे आप, तो यहाँ पे LT और ST लिख के आ रहा है। अब इस डेट के डालने से ये कैलकुलेट कर लेगा कि आपकी ये जो कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। दोनों दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। तो आपकी ये डेट डालने से ये कैलकुलेट कर लेगा कि आपका गेन जो है वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस जो है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इसीलिए यहाँ पे LT ST लिखा हुआ है। LT का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म, ST का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि ये आपको भरना तभी है जब आपके ऊपर ये अप्लीकेबल होगा। अगर आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर को खरीदते बेचते हैं, तभी आपको इसको फिल करना है। अदरवाइज आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप, इसको कंपलसरी नहीं फिल करना। आ जाते हैं अगले सेक्शन पे। यहाँ पे आप कैपिटल गेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपके पास कोई लैंड या बिल्डिंग है। यहाँ पे देखिए फॉर हाउस, फ्लैट, प्लॉट एक्सेट्रा। आपके पास कोई घर है, उसको आप खरीदते बेचते हैं, कोई फ्लैट है, कोई प्लॉट है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेशन डेप्ट म्यूचुअल फंड, आप किसी डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल फॉर डेप्ट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, गोल्ड, इक्विटी वेयर SITT इज नॉट पेड। तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी है। अगर ये आपके ऊपर अप्लीकेबल है तभी भरना है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद अगला सेक्शन नोट्स का है, तो यहाँ पे आपको कोई नोट्स लिखना है तो आप यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल है वो फिल करना है। और उसके बाद फिल करने के बाद आप सबसे पहली वाली सीट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आपका यहाँ पे नीचे शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई। ये आपकी पूरे साल भर की लायबिलिटी है। और ये आपकी अगर मंथली आप लायबिलिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इनकम टैक्स की ओल्ड स्कीम है उसके तहत ये 41,917 रुपये बना है आपका टैक्स। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की न्यू स्कीम है इनकम टैक्स की, उसके तहत आपका जो इनकम टैक्स बन रहा है वो 36,000 रुपये बन रहा है, 36,130 रुपये बन रहा है। तो ये आपको बहुत इजीली इनकम टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितना भी इनकम टैक्स बन रहा है। ये मैंने आपको समझाया इसलिए आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम लगेगा फिल करने में, बट इसको बहुत इजीली आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट में अपना डेटा को इसमें फिल करके और आपका इनकम टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस सीट को यूज़ करिए। इस सीट को कहाँ से डाउनलोड करना है इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसमें जाके लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस एक्सेल सीट का यूज़ कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए।